जय हिंद। ये वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डाउट्स के बारे में जो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट में पूछे हैं वो, और जो आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछे हैं। तो 3 या 4 डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छे डाउट आप लोगों ने पूछे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उनका अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँगा, आप लोग सेटिस्फाई हो सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा है उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेनली 2 डाउट मुझे नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे आप लोगों ने पूछे हैं सबसे अच्छे। एक तो सूरज बनर्जी साहब है, इन्होंने बोला है प्लीज़ बाई ए बेटर माइक्रोफोन, ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। भाई मैं आज माइक लेके आ गया नया, और अभी तक क्यों नहीं लिया था उसका भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। इस यूट्यूब चैनल से कभी मतलब इतना नहीं सोचा था कि यूट्यूब चैनल के ऊपर इतना सब कुछ यहाँ पे मैं वीडियो और वो सब अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि बिल्कुल ये मेरा पर्पज़ नहीं था कि यूट्यूब चैनल चले या ना चले। सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को इसलिए बनाया गया था कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ, जब मैंने शुरू किया था टेलीग्राम चैनल, कुछ फ्रेंड्स हम लोग जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे इतना टाइप करके मैं उन लोगों को समझा नहीं पाता था। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो डाल के समझाया करूँगा अच्छे से। तो इसलिए माइक वगैरह और वो सारी उन चीज़ों पे मैं खर्चा कर नहीं रहा था, क्योंकि यूट्यूब चैनल कभी प्रायोरिटी में रहा ही नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इतने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डाउट्स आप लोग पूछते रहते हैं, तो वहाँ पे क्लियर करने के लिए और जिससे वीडियो क्वालिटी अच्छी हो सके उसके लिए माइक भी मैंने आज परचेज कर लिया। तो अभी आगे से आप लोगों को अच्छी ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो थैंक यू सूरज भाई, आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया उसके लिए। और वीडियो आप देखते रहना, सीखते रहना हमारे साथ। अभी दूसरे डाउट पे मैं आ जाता हूँ। राम शंकर जी हैं, ये राम शंकर जी ने पूछा है। इन्होंने एक्चुअली 2 बार कमेंट किया है और दोनों बार इन्होंने सेम ही चीज़ पूछी है। कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, इन्होंने पूछा है कि 38,000 पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर अवेलेबल थे, उसके बावजूद मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई उनके स्टॉप लॉस हिट करने। क्योंकि ऊपर तो और ज़्यादा स्टॉप लॉस मार्केट को मिल जाते, बड़ी अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा है। और दूसरा जो आपने कमेंट किया उसमें भी लगभग सेम ही चीज़ आपने पूछी है। सर हियर यू टोल्ड 17,600 मोर कॉल राइटर्स देयर। हाँ बिल्कुल है भाई। सो इट कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इफ़ इट ब्रेक मोर मूवमेंट कैन एक्सपेक्टेड, यस। सो दे मे गेट ट्रैप्ड, हाँ बिल्कुल ट्रैप हो जाएंगे अगर 17,600 के ऊपर मार्केट जाती है, निफ्टी जाती है। यस्टरडे आल्सो सेम सेटअप था, बिल्कुल मोर राइटर अवेलेबल थे 38,000 के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 38,000 के ऊपर ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे कॉल राइटर्स अवेलेबल थे, तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, बेसिकली ये इनका डाउट है। तो चलिए मेरे भाई, मैं सबसे पहले चार्ट पे लेके आपको चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो ये वाली वीडियो है। ये वाली वीडियो इन्होंने देखी, बड़ी अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। मैंने यहाँ पे बताया है निफ्टी के एनालिसिस पे। अभी पहले मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। ये निफ्टी के चार्ट में हम आ गए, ये 15 मिनट का चार्ट है। और इस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ आपको बताया है कि निफ्टी अगर 17,600, ये 17,600 का लेवल है, इसको अगर निफ्टी पार करेगा ऊपर की तरफ तो एक बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिल सकता है। 17,700, 17,800 या फिर 17,850 तक, यहाँ तक हमें मूवमेंट मिल सकता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ऊपर एक तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस जो यहाँ पे होंगे, ये मार्केट को मिल जाएंगे इस लेवल के ऊपर। ये 3 जगह यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, पोजिशनल स्टॉप लॉस। लेकिन ये कब मिलेंगे, जब मार्केट 17,600 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी। अभी इन्होंने पूछा क्या है, देखो कि मार्केट जब यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बार बार 38,000 के नीचे आई मार्केट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में इन्होंने पूछा है कि मार्केट जब 38,000 से यहाँ नीचे क्यों चली गई, जबकि 38,000 पे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे इसके ऊपर स्टॉप लॉस मार्केट को मिल जाते सेलर्स के, इन सेलर्स के। मेरे भाई देखो होता क्या है, ये जो 38,000 के ऊपर मार्केट को यहाँ स्टॉप लॉस मिलते ना, पहली तो बात ये बहुत ऊपर के लेवल पे थे, ये 38,800 के ऊपर थे। दूसरा, इन लोगों ने जो सेलिंग की हुई थी ये बहुत दिन पहले की हुई थी। ठीक है, लगभग 3-4 दिन पहले इन लोगों ने सेलिंग की हुई थी एक्सपायरी होने से। तो इन लोगों को एक तो टाइम डीके का बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, टाइम डीके का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल गया कि अगर मार्केट इनके लेवल तक भी पहुँच जाती ना, 38,800 तक भी पहुँच जाती, तो भी ये लोग प्रॉफिट में बाहर निकलते। इनके स्टॉप लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकते थे, 39,000 के लेवल पे हो सकते थे। क्यों? क्योंकि इनको टाइम डीके का एक तो बेनिफिट मिल गया। अगर मार्केट यहाँ तक भी चली जाती तो भी ये लोग प्रॉफिट में ही रह सकते थे वहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हमारा डाउट है वो डाउट है कि 38,000 के ऊपर ज़्यादा रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग लोगों ने की हुई थी 38,000 के लेवल के ऊपर। तो मार्केट क्यों ऊपर नहीं गई? ठीक है, इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए बिल्कुल
क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर भी क्यों मार्केट ऊपर नहीं गई। देखो होता क्या है मेरे भाई, एक्सपायरी के दिन में और जो वीक का जो मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला वहाँ पे दिन होता है ना, उसमें फ़र्क होता है। मंडे के दिन में और एक्सपायरी के दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्सपायरी के दिन वाले दिन क्या है ना, लोग ज़्यादा बाइंग करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि टाइम डिके इतना जल्दी जल्दी और फास्ट होता है। वहाँ पे क्या है, लोग सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक तो सेलर ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। कोई हैवी क्वांटिटी में क्यों बाई करेगा बताओ मुझे, हैवी क्वांटिटी में क्यों रिस्क लेना चाहेगा, वो तभी रिस्क लेगा जब उसको एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। दूसरा रीजन, एक बार भी मार्केट 38,000 के ऊपर नहीं गई थी उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन वेडनेसडे को जो एक्सपायरी थी, एक भी बार मार्केट ने 38,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। अगर एक भी बार मार्केट 38,000 के लेवल को क्रॉस करती ना, यहाँ पे मैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये हम आगे 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। मार्केट ओपन हुई थी कहाँ पे, कहीं पे भी ओपन हुई हो, चलो हमें मतलब नहीं है। ये हम आगे 38, यहाँ पे आप देखिए ये 38,000 का लेवल है, ठीक है। ये ये 38,000 का लेवल है। तो यहाँ पे आप देखिए एक भी बार मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, एक भी बार पूरे दिन में। अगर एक बार भी मार्केट इसके ऊपर चली जाती 38,100 या 200 तक के लेवल एक बार हमें देखने को मिल जाता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती मार्केट के फिर ऊपर जाने की। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जो वीक हैंड्स थे, ठीक है, कुछ वीक हैंड भी रहते हैं जो सेलिंग करके जाते हैं। 38,000 के ऊपर जिन्होंने रजिस्टेंस बना रखा था ना, इतना हैवी रजिस्टेंस, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट डाल के आपको दिखाया था, लगभग 78 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। तो अगर 38,000 के ऊपर एक बार भी मार्केट चली जाती, तो इनमें से क्या होता, कुछ वीक हैंड्स निकलना शुरू हो जाते जो थोड़ा डरपोक टाइप के रहते, ठीक है। थोड़ा जब वो निकलना शुरू हो जाते, वो सेलर निकलना शुरू हो जाते जो वीक हैंड थे, तो वो क्या करते, बाइक ऑर्डर पंच करते। जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते वो सेल की पोजीशन को, तो वो क्या करते, बाइक ऑर्डर एक पंच करते अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। जब हमने सेल किया होता है और हमें पोजीशन से एग्जिट करना होता है, तो हम एग्जिट का तो बटन दबाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हो क्या रहा होता है ना, वो एक्चुअल में बाई हो रहा होता है, बाइक ऑर्डर पंच हो रहा होता है वो, ठीक है। तो इन लोगों ने जो कॉल को सेल किया हुआ था, इन लोगों को क्या करना पड़ता, कॉल को बाई करना पड़ता। तो बाई करना पड़ता, यहाँ से कुछ मूवमेंट मिलता, थोड़ा सा मूवमेंट मिलता, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर चली जाती, मान लो 38,100 के आसपास इन्होंने क्या किया, पोजीशन अपने काटना शुरू किए जो वीकेंड्स रहते। अगर एक बार भी बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाती, 38,100 तक पहुंच जाती, तो जो वीकेंड्स रहते वो पहले पोजीशन काटते। 38,100 पे वो बाइक ऑर्डर पंच करते अपना, तो मार्केट 38,200 या 250 तक पहुंच जाती। फिर और ज़्यादा यहाँ पे वीक हैंड्स मिल जाते मार्केट को, थोड़ा और जो ऊपर के लेवल पे थोड़ा उनको डर महसूस होता, फिर वो अपनी पोजीशन काटते धीरे धीरे। तो इस प्रकार ग्रेजुअली मार्केट को एक मूवमेंट मिलता ऊपर की तरफ। लेकिन हुआ क्या, मार्केट को एक बार भी 38,000 के ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रखी थी उस दिन, कंटिन्यू सेलिंग हो रखी थी, मार्केट में बायर्स बिल्कुल थे नहीं। तो पहला रीज़न क्या हो गया मार्केट के 38,000 ऊपर ना जाने का, पहला रीज़न तो हो गया कि मार्केट एक बार भी वहाँ पे ऊपर नहीं गई 38,000 के, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो गया मार्केट के ऊपर ना जाने का, दूसरा रीजन हो गया जो ऊपर के लेवल पे सेलिंग कर रखी थी जिन लोगों ने, उनके स्टॉप लॉस इतने ऊपर थे कि मार्केट 800 या 900 पॉइंट का अपसाइड मूव एक दिन में मुश्किल था वहाँ पे मार्केट के लिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। वहाँ पे जो बायर्स होते हैं ना एक्सपायरी के दिन, वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। अपसाइड मूवमेंट तभी मिलता मार्केट में जब यहाँ पे जो सेलर थे वही मार्केट को एक वहाँ पे बाउंस बैक की स्टेज में लेके आते। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने सेल किया हुआ था कॉल को, वो क्या करते, उस कॉल को वापस उनको बाई करना पड़ता अगर मार्केट एक बार भी 38,000 के ऊपर निकलना शुरू हो जाती, ठीक है। इन वीकेंड्स में से कुछ के स्टॉप लॉस 38,100 के ऊपर होते, कुछ के 38,150 के ऊपर, कुछ के 38,200 के ऊपर, कुछ के 38,250 के ऊपर। तो जैसे जैसे ये निकलना शुरू होते वहाँ से, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली मार्केट को एक अपसाइड मूवमेंट मिलना शुरू हो जाता, फिर मार्केट एक बड़ा मूवमेंट वहाँ पे ऊपर की तरफ दे सकती थी, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सपायरी के दिन ज़्यादा बायर्स वहाँ पे रिस्क लेना पसंद नहीं करते। कोई अगर हैवी बाइंग वहाँ पे करके भी जाता तो उसको प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ही चांस थे अगर मार्केट अपसाइड मूवमेंट थोड़ा सा दिखा भी देती। क्यों, क्योंकि एक तो टाइम डिके इतनी जल्दी जल्दी होता है एक्सपायरी के दिन, जो मंडे के दिन इतनी जल्दी नहीं होता, ठीक है। और जो मैंने निफ्टी का आपको बताया 17,600 के ऊपर अगर मूवमेंट मिलेगा, वो पहला दिन है नए कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट में, ठीक है। सोमवार को पहला दिन है उस कॉन्ट्रैक्ट का, जो 21 अप्रैल की वीकली एक्सपायरी होगी उसका पहला दिन है। तो पहले दिन लोग बाइंग करके जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
एक्सपायरी के दिन वहाँ पे लोग ज़्यादा हैवी क्वांटिटी अवॉइड ही करते हैं, इसलिए मार्केट में एक अपर साइड का मूवमेंट नहीं आ पाया। 38,000 के ऊपर मार्केट नहीं जा पाई एक बार भी। अगर एक भी बार मार्केट 38,100, 150 या 200 तक के लेवल एक बार भी हमें दिखा देती ना, तो फिर मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि मार्केट में वीक हैंड्स निकलना शुरू हो जाते पहले, और उसके बाद फिर मार्केट में धीरे धीरे एक बाइंग फोर्स आ जाती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं ऑप्शन चेन में लेके चलता हूँ आपको, फिर वहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। ये अभी देखो, अब निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए। ठीक है, आपका निफ्टी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन है कि 17,600 के ऊपर अगर मार्केट जाएगी देखो ये 17,600 का लेवल है। ठीक है, मैंने बोला 17,600 के ऊपर जाएगी तो एक बड़ा मूवमेंट वहाँ पे मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 17,600 के आसपास। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? 17,460 के आसपास क्लोजिंग दी मार्केट ने। ठीक है, तो होगा क्या देखो, अगर मार्केट 17,600 के ऊपर, जिसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूं कि मंडे के दिन काफ़ी प्रोबेबिलिटी हो जाती है अपसाइड मूवमेंट आने की, लेकिन एक्सपायरी के दिन नहीं हो पाता इतना। एक्सपायरी के दिन सिर्फ मोमेंटम फ्रेश बाइंग की वजह से नहीं आता, सिर्फ उन लोगों की वजह से आता है जो वहाँ पे अपनी पोजीशन काटना शुरू करते हैं। जिन्होंने सेल किया हुआ है वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, या तो अगर मार्केट में थोड़ा सा एक मोमेंटम आ गया अपसाइड का तो वो अपना लॉस बुक करना शुरू कर देंगे, स्टॉप लॉस उनके हिट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मार्केट 17,600 को ऊपर की ओर क्रॉस करती है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये कॉल सेल करके गए हैं ना ये लोग, इन लोगों का देखो, एक तो 4 दिन का अच्छा खासा इनको टाइम डीके का बेनिफिट यहाँ पे मिल गया होगा। तो इन लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ रखे होंगे अपने? 17,700, 750 या 800 के आसपास इन्होंने रखे होंगे। तो काफ़ी चांस है मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ये 17,600 के लेवल से वापस मार्केट फिर रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 31 लाख शेयर्स का। तो 17,600 के ऊपर कब मोमेंटम आएगा? ठीक है, जो 17,600 के ऊपर कॉल को सेल करके गए हैं, इनके एक तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो गए होंगे, क्योंकि इनको अच्छा खासा 4 दिन का यहाँ पे बैठे बिठाए टाइम डीके का बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर अपसाइड मूवमेंट आता है 17,600 के ऊपर, तो वो देखो ज़्यादा उसको कंसीडर मत करना, उसको कंसीडर तभी करना जब वहाँ पे 17,650 या 700 के ऊपर मार्केट चलनी शुरू हो जाएगी, तब एक अच्छा खासा वहाँ पे 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हमें 17,800 या 850 तक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो 17,600 पे कॉल को सेल करके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का ये क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट की हुई है पोजीशन। ठीक है, तो कैसे मूवमेंट मिलेगा देखो ग्रेजुअली मार्केट को। जो 17,500 का लेवल है, एक साइकोलॉजी लेवल भी है, 21 लाख शेयर्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, उससे ज़्यादा 17,600 पे, तो 17,500 पे मार्केट, 500 के ऊपर लोगों का इतना भरोसा नहीं है जितना 17,600 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डाटा ज़्यादा बना हुआ है, जिसमें से 22 लाख शेयर तो उसी दिन एक्सपायरी के दिन वहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकती, तभी तो यहाँ पे 22 लाख शेयर इन लोगों ने ऐड किए हैं उस दिन एक्सपायरी के दिन। तो अगर मार्केट किसी भी तरह से फ्रेश बाइंग आएगी या फिर कुछ आएगा तो एक बड़ा मूवमेंट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, अगर मार्केट 17,600 के ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये सपोज करो 17,600 का लेवल है, ये लेवल। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं है, अगर इसके आसपास आके ऐसे कंसोलिडेट होती है मार्केट 10 से 15 मिनट, तो एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों आएगा देखो, जो लोग 17,500, 17,450, 17,400 और ये 17,550, इनके ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल को सेल किया हुआ है, ठीक है, तो जब मार्केट 17,600 के आसपास आ जाएगी ना, तो इन लोगों में से क्या है, जो वीक हैंड्स हो गए वो भागना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट सस्टेन कर रही है। जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगी तो ये क्या करेंगे, अपना जो ये सेल की पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, बाइक ऑर्डर पंच करेंगे। बाइक ऑर्डर ये पंच करेंगे जैसे ऐसे ही मार्केट में एक बाइंग फोर्स आ जाएगा। बाइंग फोर्स आ जाएगा तो एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें मिल सकता है 17,800 तक। जैसे ये लोग बाइंग करेंगे, ठीक है, 17,600 के आसपास जैसी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये लोग रिस्क में आ जाएंगे, जितने 17,600 के नीचे जिन लोगों ने वहाँ पे कॉल को सेल किया हुआ है, जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, उसमें 17,500 वाले लोग हैं, 21 लाख शेयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं दांव पे। ठीक है, उसमें 17,550 है जिसमें लगभग 5.5 लाख शेयर दांव पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या है, नुकसान में आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होगी। ये मार्केट कंसोलिडेट होने का मतलब है इन लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। ये लोग फटाफट वहाँ पे क्या है अपना, या तो इनको लॉस हो रहा होगा लॉस बुक करना शुरू कर देंगे, या तो इनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे 17,600 के आसपास, वो हिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इन लोगों का बाइक ऑर्डर पंच होगा यहाँ पे, ठीक है,
जैसे ही ये अपनी पोजीशन को कट करेंगे, सेल की पोजीशन को, बाई का ऑर्डर पंच होगा यहाँ पे, तो क्या होगा उससे उससे होगा ये कि मार्केट 17,600 को भी क्रॉस कर जाएगी फिर। ठीक है, 17,000 जब 600 को क्रॉस कर जाएगी तो सेम जो 17,600 के ऊपर यहाँ पे कॉल राइटिंग करके गए हुए हैं, ये लोग भी लॉस में आना शुरू हो जाएंगे। ये लोग भी, इन लोगों में भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये लोग भी फिर क्या करेंगे, ये लोग भी यहाँ पे एक अपना बाइक ऑर्डर पंच करना शुरू कर देंगे। इनमें भी कुछ वीक हैंड फंसे होंगे यहाँ पे, जिसने पोजीशन बना ली होगी सेल की। ठीक है, छोटे ट्रेडर जो होंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अपना यहाँ पे बाइक ऑर्डर, अपनी पोजीशन को काटने के लिए बाइक ऑर्डर पंच करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे करते करते मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, तभी अच्छे से इस ऑप्शन चेन के हिसाब से, तभी अच्छे से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे मार्केट ऊपर जाती है ग्रेजुअली, कैसे कोई वहाँ पे फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और कैसे एक बड़ा मूवमेंट आता है। तो ये जो ऐसे अपसाइड का मूवमेंट आता है इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि अपनी पोजीशन को कवर कर रहे होते हैं। जो इन्होंने सेल की पोजीशन बनाई होती है ना, कॉल को सेल कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे कॉल को बाई करना पड़ता है उस कॉल को वापस। जैसे ये 17,500 वाले नुकसान में आना शुरू हो गए, ये कॉल को बाई करना शुरू कर देंगे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। जो इन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है उसको ये बाई करना शुरू कर देंगे। सेम यहाँ पे जब मार्केट 550 तक पहुँचेगी तो यहाँ पे जो ये बैठे हुए हैं ये रिस्क में आ जाएंगे, ये एक बाइक ऑर्डर पंच करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे करते करते मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ जाता है। तो वेडनेसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, क्यों 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं गई वो मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया। वो लोग भी ट्रैप हो सकते थे। ठीक है, 38,000 के ऊपर जिन लोगों ने उस दिन वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनाया हुआ था वो लोग भी ट्रैप हो सकते थे। ऐसा नहीं है वो कोई ज़्यादा उस पर बैठे हुए थे, वो भी ट्रैप हो सकते थे। लेकिन मेरे भाई, एक्सपायरी के दिन में और मंडे के दिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेके, और दूसरा क्या है, एक्सपायरी के दिन एक बार भी मार्केट 38,000 के ऊपर नहीं गई। तो जिन लोगों ने 38,000 के ऊपर सेल किया हुआ था, वो जो यहाँ वीक हैंड्स फंसे हुए थे, वो लोगों में भी एक डर का माहौल पैदा नहीं हो पाया। अगर एक बार भी मार्केट 38,100-150 तक पहुँच जाती ना, तो तुरंत यहाँ से कुछ ना कुछ लोग भागना शुरू हो जाते। तुरंत जो वहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर 38,000 के ऊपर जो डाटा बना हुआ था ना ओपन इंटरेस्ट का, वो मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो जाता किधर, पुट की साइड में। फिर सपोर्ट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता। होता क्या है देखो, ये जो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं ना, जैसे ही मार्केट 17,600 कहाँ गया, 17,600, हाँ, जैसे ही मार्केट 17,600 को ऊपर की ओर क्रॉस करना शुरू कर देगी, ठीक है, एक प्राइस एक्शन बना के ऐसे क्रॉस करना शुरू कर देगी, तो क्या होगा देखो, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना पोजीशन बना के, ये डाटा कम होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला कॉलम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ से ये डाटा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 22.4 है ना, ये हो सकता है मतलब 1-2 मिनट बाद 20.4 आपको दिखने लगे। 2-4 मिनट बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी फिर और लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये 16.4 दिखने लगेगा। फिर और थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगी फिर ये 14.4 दिखने लगे। ऐसा मतलब डाटा ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, इधर से कम होना शुरू हो जाएगा और इधर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा पुट की साइड में, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 8.7 है, ये हो सकता है कुछ देर बाद जैसे यहाँ से लोग निकलेंगे इधर वो पोजीशन बनाएंगे तो ये धीरे धीरे इधर इस साइड में बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे ही अप साइड मूवमेंट आएगा। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो वीक हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है। ठीक है, धीरे धीरे ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और इधर ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन चेन से हम पता लगा सकते हैं मार्केट के मोमेंटम का। तो भाई शंकर साहब, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी रहती है, कुछ फिर भी समझ में नहीं आता, तो आप बिल्कुल बेझिझक किसी भी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर। मैं रिप्लाई करता हूँ मैक्सिमम वहाँ पे देने की, या तो फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। बड़े अच्छे से मैं आपको फिर से समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आया होगा। तो इसलिए 38,000 के ऊपर वहाँ पे मार्केट नहीं गई थी उस दिन, क्योंकि 38,000 के ऊपर एक बार भी अगर जाती तो वीक हैंड्स वहाँ से निकलना शुरू हो जाते, बाइंग का ऑर्डर पंच करना शुरू कर देते, फिर एक धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल सकता था वहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है ये डाउट तो क्लियर हो गया। अभी चलते हम अगले डाउट की तरफ। दो डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, अगला डाउट देखते हैं। तो अभी हम लेफ्ट साइड में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ गए। यहाँ पे आप देख रहे होगे वीरेंद्र साहू जी है, इन्होंने एग्जिट के ऊपर पूछा है। इनको मतलब जब ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट होने के बाद इनको क्या है, थोड़ा थोड़ा लालच वहाँ पे आ जाता है।
तो ये क्या करते हैं, उस लालच के ऊपर जो प्रॉफिट रहता है वो सही से एग्जिट नहीं कर पाते जहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और ये उसको फिर लॉस में तब्दील कर लेते होंगे। तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए। शुरुआत में सब लोगों से हो जाती है, मेरे से भी बहुत बार हुई है। तो वीरेंद्र जी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे एग्जिट के ऊपर मैंने देखो डाली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है। तो एग्जिट के ऊपर तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि हमें एग्जिट कब करना चाहिए। मेरे भाई ऐसी गलती देखो कब होती है, ठीक है। ऐसी गलती तब हमसे होती है जब हमें मतलब हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं और उसको फिर फॉलो नहीं कर पाते, उसके ऊपर वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते अपनी ट्रेड का। देखो अभी सीधे सीधे क्या है, जैसे हमें एक मोमेंटम मिला था, मैं वो आपको बता देता हूँ। हाँ, इसको मैं एक बार और 1 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ, तो उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा कि हमें कब कहाँ पे कब एग्जिट करना चाहिए। देखो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ये एक्सपायरी से एक दिन पहले की बात है। ये चार्ट मुझे उम्मीद है क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, देखो मैंने उस दिन क्लियर आपको बताया कि मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ ये वाले स्टॉप लॉस है सेलर्स के, मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। पूरा दिन मार्केट घूमती रही है एक रेंज के अंदर, इसको एक रेंज ही आप समझ लो, ठीक है। एक रेंज के अंदर घूमती रही। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 बार यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलने की कोशिश, मतलब यहाँ से हमें 2 बार, मैंने बोला था वहाँ पे कि अगर मार्केट 37,600 के ऊपर जाएगी, सॉरी 37,560 के ऊपर जाएगी, ये लेवल था, ठीक है। 37,560 के ऊपर जाएगी तो एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है इन सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, 2 बार जाने की कोशिश की, एक बार यहाँ से रिवर्स होगी, फिर जाने की कोशिश की, फिर रिवर्स होगी। तो ये दोनों बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, ठीक है। हमें इतना कन्फर्म था सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए स्टॉप लॉस अवेलेबल है मार्केट के पास, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी थी वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ से मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस खा चुकी। ऐसे पैटर्न मार्केट में हर बार आपको मिलेंगे, हर दिन आपको मिलेंगे, जहाँ से 2 बार मार्केट हमारे स्टॉप लॉस खा चुकी, ठीक है। तो पहले तो अगर मार्केट आपके अनुसार नहीं चली, ये बड़ा मूवमेंट मार्केट में यहीं से आ जाना चाहिए था, इस लेवल से नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने आपका, एक स्टॉप लॉस लेके चली गई मार्केट। दूसरी बार मार्केट जब वहीं पे उसी लेवल के पास में आई, ठीक है, तब फिर आपको एंट्री करनी थी और उसके बाद हमें एक बढ़िया अपसाइड मूवमेंट मिला, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, हमारी स्ट्रैटेजी थी मेरे भाई, हमें ये सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने हैं, ठीक है। जो यहाँ अपर लेवल पे सेलर्स अवेलेबल है ना, इनके स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ये सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करेगी। हमारा टारगेट यहाँ तक था कि मार्केट यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने एंट्री ले ली सही टाइम पे, यहाँ एंट्री ले ली, मार्केट ने एक बार स्टॉप लॉस कर दिया हिट, यहाँ एंट्री ले ली, दोबारा मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया हमारा, कोई बात नहीं। तीसरी बार हमने यहाँ पे एंट्री ले ली सेम लेवल के ऊपर, ठीक है, फिर हमें एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट मिल गया। हमारी नज़र कहाँ थी, इन सेलर्स के स्टॉप लॉस के ऊपर। तो जब मार्केट ने पहले वाले के स्टॉप लॉस खा लिए, ठीक है, और उसको क्रॉस करके ऊपर चली गई, तो होना क्या चाहिए था, जो आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ था उसको ट्रेल करके आप यहाँ पे लेके आ जाओ इस लेवल के ऊपर। अगर आप पोजीशन से एग्जिट नहीं करना चाहते हो तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से पलट भी जाती है, ठीक है, ऊपर नहीं जाती, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो भी आप वहाँ पे प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट फिर दूसरे सेलर के स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर गई, ठीक है, उसको फिर आप थोड़ा ट्रेल करके थोड़ा और ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। फिर ये तीसरे के स्टॉप लॉस खाने ऊपर जाएगी मार्केट, तो फिर ट्रेल करके आप ऊपर ले, तो एक तो मार्केट को ट्रेल करने से ये फ़ायदा है कि आप लॉस में बाहर नहीं निकलोगे, मार्केट अगर पलट भी जाती है तो भी आप प्रॉफिट में बाहर निकलोगे, ठीक है। दूसरा, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसके ऊपर आप कायम रहो। मार्केट जब जो स्टॉप लॉस आपने फाइंड आउट किया है सेलर्स के या बायर्स के, ठीक है, हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी है, उसके अनुसार ही आप ट्रेड लोगे। या तो बाय सेलर्स के स्टॉप लॉस आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं, वो मार्केट उनको खाने के लिए जाएगी, या तो नीचे आपने स्टॉप लॉस फाइंड आउट किया है बायर्स के, वो मार्केट खाने के लिए नीचे जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो जहाँ भी जाएगी मार्केट, बस आप या तो उसको ट्रेल करते रहो, या जब आपका टारगेट पूरा हो जाए कि ये वाले सेलर्स के मार्केट ने खा लिए और मेरी नज़र में बस यही थे, मार्केट इससे ऊपर हो सकता है ना जाए, तो जब मार्केट यहाँ जाएगी तब आप प्रॉफिट बुक कर लो अपना, ठीक है। या आपने यहाँ तक किया है तो वहाँ तक आप रख सकते हो अपना टारगेट। तो भाई सही है, एग्जिट तो देखो वही होता है, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है, जो स्टॉप लॉस आपने फाइंड आउट किए हैं, उसके अनुसार आपको एग्जिट करना चाहिए। जब वो टारगेट आपका हिट हो जाए तो आप एग्जिट कर लो। अगर इतना नहीं कर सकते तो वहाँ पे आपको इतना तो ज़रूर करना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो इनिशियल स्टेज में आपने लगाया था स्टॉप लॉस,
ठीक है, यहाँ कहीं आपने लगाया, जैसे मार्केट यहाँ पहुँच गई उसको आप यहाँ लेके आ जाओ इस लेवल के ऊपर, थोड़ा और यहाँ कंसोलिडेट होकर मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर यहाँ इस लेवल के ऊपर उसको लेके आ जाओ, तो ये आप कर सकते हैं। तो इमीडिएट एग्जिट मत करो मार्केट से, एक मोमेंटम अगर आ रहा है तो उसके ऊपर बैठे रहो आप, ठीक है। दो दो चीज़ों के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो, या तो जो आपका टारगेट था, जो आपके स्टॉप लॉस आपने फाइंड आउट किए वो हिट हो गए वहाँ से, तब आप निकल जाओ। अगर वो हिट नहीं हुए, मार्केट ऐसे कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे जा रही है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की ओर ले जा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है अभी आगे से आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तभी अच्छे से वहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे, तभी अच्छे से वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल पाओगे। जैसे ही जो आपने टारगेट देखा है, जो आपने स्टॉप लॉस देखे ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है, जैसे ही मार्केट उनको हिट कर दे आप बाहर हो जाओ, उसके बाद आप मार्केट से बाहर हो जाओ। तो ये तरीका होता है एग्जिट करने का। वैसे बहुत सारे वीडियो मैंने पीछे भी डाले हुए यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनको भी जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या मैंने तरीका बताया, वो भी तरीके से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। अभी चलते हैं हम अगले डाउट की तरफ। तो एक डाउट पूछा था यहाँ पे, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा है, वो सूरी जी हैं हमारे मेंबर ग्रुप के, उन्होंने पूछा था कि बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे रहते हैं और सेलर्स के ऊपर रहते हैं, तो वो अपने ट्रेल करके ऊपर या नीचे भी तो कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, चलो इसका भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं पहले 15 मिनट का कर लेता हूँ, तब वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, बायर्स के भी स्टॉप लॉस होते हैं, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। अभी ये मैं समझाने के तरीके से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इसको वैसे मत लेना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं चार्ट ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। देखो होता क्या है दोस्तों, सपोज करो यहाँ किसी ने बाइंग की, ठीक है, यहाँ बाइंग की किसी ने, ओके, और यहाँ पे किसी ने सेलिंग की, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग की किसी ने। तो जो सेलर्स होते हैं ये हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है, और जो बायर्स हैं ये लॉस में रहेंगे अगर उसी लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट पलट जाती है और इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए आ सकती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जो नीचे बायर्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो बायर्स है इसने जब बाइंग की होगी, एक पोजीशन बनाई होगी, इसने पोजीशनल स्टॉप लॉस इसके कहाँ पे होंगे, ये उसको ट्रेल करके, जब मार्केट ने इतना अपसाइड मूवमेंट दे दिया तो ये ट्रेल करके उसको यहाँ ले आया होगा या फिर इस लेवल के ऊपर ले आया होगा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम डिके का बेनिफिट मिल रहा है। एक दो दिन जैसे ही गुजरेगा, तो अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाएगी ना, तो भी इसने जिस प्राइस पे कॉल खरीदी थी या कुछ भी खरीदा था इसने, ठीक है, जिस प्राइस के ऊपर इसने बाइंग की थी, जब मार्केट गिरते हुए यहाँ तक आ जाएगी तो यहीं पे इसका वो प्राइस आ जाएगा, ठीक है, उसको मार्केट को यहाँ तक गिरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहीं पे लॉस में आ जाएगा इसी लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि इसको टाइम डिके का लॉस हो रहा है। मार्केट थोड़ा सा गिरेगी वहाँ पे, फटाफट इसका स्टॉप लॉस क्या है ना, ऊपर की रेंज में मार्केट जहाँ तक आएगी वहीं तक आ जाएगा इसका, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अभी यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो, ये मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बायर्स हमेशा स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल कर लेंगे, अपने ऊपर कर लेंगे, ऊपर के लेवल पे जैसे उनको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो सेलर्स है, ये जो सेलर्स हैं ये हमेशा फ़ायदे में रहते हैं क्योंकि इनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। तो अगर मार्केट पलट के इस लेवल तक आ भी जाती है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ तक आ भी जाती है, तो यहाँ जो सेल करके गया होगा ना, ये अभी भी प्रॉफिट में होगा अगर मार्केट इसके लेवल तक आ भी जाएगी, ठीक है, फिर भी ये प्रॉफिट में होगा। क्यों? क्योंकि इसको टाइम डिके का बेनिफिट मिल गया, 200-300 पॉइंट का इसको बेनिफिट मिल गया होगा। तो मार्केट अगर यहाँ तक जाएगी ना ऊपर तक, तब कहीं मार्केट इसका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, ठीक है। ये जो ऊपर का सेलर है इसने हो सकता है यहाँ कहीं कर लिया हो अपना स्टॉप लॉस, ये जो सेलर है यहाँ पे इसने कहीं यहाँ कर लिया हो। अगर मार्केट इनके लेवल्स तक आ जाएगी ना, तो भी ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे टाइम डिके का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। इन ये लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करेंगे। इन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे तो यहाँ कहीं हो जाएंगे ऊपर, इसी लेवल के ऊपर नहीं रहेंगे। बायर्स का उल्टा है, बायर्स ने अगर लोअर लेवल पे बाई किया है तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इन लेवल्स पे लेके आएगा ऊपर। लेकिन सेलर्स का थोड़ा उल्टा है, सेलर्स ऊपर लेके जाएंगे स्टॉप लॉस। तो मार्केट में जब एक मोमेंटम आता है तो अप साइड की तरफ आता है, वो देखना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, सपोज करो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड कर लिया, सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो एक बड़ा मूवमेंट क्यों मिलता है, देखो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट जब पलट के यहाँ तक आएगी, ठीक है, इनके स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर मिलेंगे, तब मार्केट एक फटाफट बड़ी बड़ी कैंडल बना के वहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी जैसे ही वो हिट करेगी सेलर्स के स्टॉप लॉस को, ठीक है। तो ये रीज़न रहता है। अभी जो बायर्स हैं
बायर्स के स्टॉप लॉस खा के मार्केट आपने कई बार देखा होगा, खा के फिर तुरंत वहाँ से वापस पुल बैक हो लेती है ऊपर की तरफ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सपोर्ट को मार्केट जब वो करती है, ब्रेकआउट देती है किसी सपोर्ट का, ठीक है, तो भी वहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। उसका रीज़न वही होता है कि वहाँ पे तेज़ी से सेलिंग हो रही होती है उस टाइम ऊपर के लेवल पे, ठीक है, एक्स्ट्रा ज़्यादा सेलिंग वहाँ पे आ जाती है। तो हमेशा आप याद रखना कि जो बायर्स है वो तो हमेशा लॉस में रहते हैं, वो स्टॉप लॉस को ऊपर के लेवल पे ट्रेल करके आ जाएंगे। अगर ये मार्केट यहाँ से पलटती तो बहुत चांस थे कि ये जो यहाँ पे इसने अपना स्विंग हाई लगाया था ना, उस दिन क्लोज हुई थी, यहीं से बाउंस बैक हो जाती। क्यों? क्योंकि यहीं तक मार्केट को स्टॉप लॉस सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाते इन बायर्स के, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ट्रेल कर लिए होगे ऊपर, मार्केट इतना ऊपर तक चली गई थी और उसके बावजूद मार्केट फिर नीचे आ रही थी, तो ये लोग ज़्यादा लॉस ले नहीं पाते। अगर उसी पोजीशन पे जहाँ इन्होंने पोजीशन बनाई थी, अगर स्टॉप लॉस अपने वहीं रखते ना उन्हीं लेवल्स के ऊपर, तो ये लोग नुकसान में जाते फिर, ठीक है, अच्छे खासे नुकसान में जाते। तो ये होता है, सेलर्स हमेशा अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखेंगे, क्यों? उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाता है, और बायर्स हमेशा ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। तो अभी चलते हैं अगले डाउट की तरफ, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पूछा, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है। ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज किया था, किसने, दैया साहब हैं ये, राहुल दैया जी, इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सिखा दो इनको। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे मैं देखता हूँ। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तो मैं ज़्यादा ट्रेड लेता नहीं हूँ कभी, जब मार्केट में स्टॉप लॉस ही अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी की मार्केट चल रही है ये, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस अभी है नहीं, क्योंकि ये सेलर्स निकल चुके, यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस है नहीं मार्केट में, ये सब प्रॉफिट बुक करके निकल चुके। तो मार्केट ने अब एक रेंज बना ली, बहुत दिन से इस रेंज के अंदर घूम रही है मार्केट, ठीक है। अब ये जो 38,000 का लेवल है, ये मार्केट के लिए काम करेगा किसका? रेजिस्टेंस का। और ये जो नीचे 37,250, इसको आप समझ लो, ये मार्केट के लिए काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है। तो इसी रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है, जिस साइड भी मूवमेंट मिलेगा एक बड़ा अप साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ से मार्केट बार बार रेस्पेक्ट करके नीचे जा रही है, तो वो तो हो जाएगा रेजिस्टेंस, और जहाँ से मार्केट बार बार पुल बैक हो रही है वो हो जाएगा सपोर्ट, बस सीधी सी बात है, ठीक है। अगर 3-4 बार मार्केट ने किसी लेवल को रेस्पेक्ट कर दिया, वो ऊपर की तरफ होगा तो उसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो, और नीचे की तरफ होगा तो उसको आप सपोर्ट बोल सकते हो। फिर भी एक मैं इंडिकेटर आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का, अगर कोई ऐसे मैनुअली आप नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, मैनुअली आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आप वहाँ पे एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। तो वो इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसे मैनुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते अपने आप से, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये tradingview.com वेबसाइट आप खोल लेना, इसकी एप्लीकेशन भी है, या तो वो अगर आपने इंस्टॉल कर रखी तो अच्छी बात है, उसके ऊपर आप चार्ट को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट में ऊपर की तरफ आपको यहाँ मिल जाएगा इंडिकेटर, या इंडिकेटर का आपको ये आइकन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जाना है। ये इंडिकेटर का आइकन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर आपको जाना है और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको सर्च करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आप देख रहे होगे सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक करके आपको एक इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और ढंग से दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक जैसे ही आप डालोगे, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा, बस वो इंडिकेटर आप लगा लो, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर सारी चीज़ आपको फिर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अपने आप से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कुछ लेवल्स अभी यहाँ पे लाइन बन गई इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो याद रखो, बस इस इंडिकेटर को आप याद रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक। ये हो सकता है नॉर्मल चार्ट में आपको नहीं मिलेगा जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे खोलते होंगे, आप इसको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे खोलना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत है नहीं, जैसे दिखा रहा है 37,988 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और 37,360 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है। सेम फिर 36,242 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल है, और सेम ऊपर की तरफ ये
38765 का लेवल है जो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं अगर मैनुअली किसी को दिक्कत होती है फाइंड आउट करने में। तो बस ये इंडिकेटर आप लगा लेना ट्रेडिंग व्यू में, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स मिल जाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। 15 मिनट के ऊपर भी आप इसको यूज़ करते हो, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छे से आपको दे देगा यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मुझे नहीं लगता इतनी लंबी वीडियो में आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। और वीडियो में ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप मुझे, सो दैट मैं और फर्दर इसमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कुछ सिखाने में मैं आपको कामयाब रहा यहाँ पे। और इस टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ आप लोगों तक हमारी पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।